नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ ओनली आईएएस में। हम लोग अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सीरीज़ कर रहे थे। स्पेस मिशन सीरीज़ हमारी हो रही थी। हमने पार्ट 1, पार्ट 2 कर लिया है। आज हम पार्ट 3 को कवर करेंगे। चलिए अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानेंगे जीसैट 30 के बारे में। देखिए जीसैट 30 एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है और इसको लॉन्च करने के लिए एरएनए 5 रॉकेट का यूज़ किया गया है। बेसिकली इसका जो लॉन्च व्हीकल था वो एरएनए 5 रॉकेट है और इसको फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया है। ये इंडिया का सबसे लेटेस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका कि वेट 3357 केजी है और इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। देखिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है पार्ट 1 में गगनयान मिशन में। लो अर्थ ऑर्बिट आपका क्या है? आपके अर्थ सरफेस से 180 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच में जो ऑर्बिट होगा वो आपका लो अर्थ ऑर्बिट कहलाएगा। ओके। और जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है आपका, वो आपके अर्थ सरफेस से लेकर आपके अर्थ सरफेस से 2000 किलोमीटर से लेकर 35000 किलोमीटर के लगभग आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहलाएगा। जो आपका हाई अर्थ ऑर्बिट होता है वो हमारे अर्थ सरफेस से 35000 किलोमीटर अबव होता है। ठीक है। इसमें दो तरह के ऑर्बिट होते हैं। एक होता है हमारा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और दूसरा हमारा होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है। अब इसको समझते हैं ये दोनों क्या है। देखिए आपका ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है और ये आपका जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है। ठीक है। जो अर्थ के अराउंड ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है, सो इस ऑब्जेक्ट का एंगुलर वेलोसिटी और जो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी है ये दोनों सेम होनी चाहिए। ओके। साथ ही साथ जो अर्थ का इक्वेटर है उसके पैरेलल में ये ऑर्बिट होना चाहिए, तो हम इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहेंगे। ओके। और तीसरा जो इसका होगा, जो अर्थ का पीरियड ऑफ रोटेशन है, जो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के, उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन सेम होना चाहिए पीरियड ऑफ अर्थ के रोटेशन से। ओके। और देखिए इसमें से दो चीजें जो हैं, एक तो आपका एंगुलर वेलोसिटी वाला कंडीशन मैंने बताया, दूसरा मैंने आपको बताया पीरियड ऑफ रोटेशन एंड पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन सेम होना चाहिए। इन दोनों का सेम इस पे जियो सिंक्रोनस पे अप्लाई होता है। बस इसमें अंतर यह है कि जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है वो इक्वेटोरियल प्लेन में ना होकर वो अदर प्लेन्स में होते हैं। ओके। चाहे वो इस तरीके से हो चाहे वो इस तरीके से हो, बट वो इक्वेटोरियल प्लेन में नहीं होंगे, वो अदर प्लेन्स में होंगे, तो उसको हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इनसैट 4A को लॉन्च किया गया था 2005 में, बट अब जो जीसैट 30 है वो इसको रिप्लेस कर देगा इनसैट 4A को। ठीक है। चलिए इसके एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए जीसैट 30 जो है वो केयू बैंड के थ्रू इंडिया के मेनलैंड और उसके आइलैंड को सर्विस प्रोवाइड कराएगा और साथ ही साथ अगर जरूरत पड़ेगी तो वो सी बैंड के थ्रू गल्फ कंट्री और एशियन कंट्री और ऑस्ट्रेलिया को भी सर्विस प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है। मतलब इतना फ्लेक्सिबल कवरेज इसका रहेगा, इस तरीके से समझ सकते हैं आप लोग। अब ये सर्विस कौन कौन सी प्रोवाइड कराता है उसको जान लेते हैं। देखिए बेसिकली डीटीएच टेलीविजन सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा, ये एटीएम्स के लिए सर्विस प्रोवाइड कराएगा, स्टॉक एक्सचेंज के लिए और अलग अलग एप्लीकेशन जो ई गवर्नेंस की हैं उसको सर्विस प्रोवाइड कराएगा। तो ये आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चाइना का 3rd ओशन मॉनिटरिंग सैटेलाइट है। बेसिकली इसका काम ये रहेगा कि ये हर तरह के वेदर को मॉनिटर करे और जो वेव की हाइट है, सी सरफेस की हाइट है, विंड की स्पीड है, डायरेक्शन है, टेम्परेचर है, उसको मॉनिटर करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए। ठीक है। देखिए HY2B जो है वो ऑलरेडी प्लेस्ड है और जो इन्होंने अभी लॉन्च किया है वो HY2C लॉन्च किया है और आने वाले वक्त में ये HY2D को भी लॉन्च करेंगे। जब ये तीनों मिलकर एक नेटवर्क फॉर्म कर लेंगे, इनमें इतनी कैपेबिलिटी होगी कि ये वर्ल्ड के 80% सी सरफेस विंड को मॉनिटर कर सकते हैं विद इन 6 आवर्स। मतलब कि 6 घंटे के अंदर ये पूरा 80% वर्ल्ड सी सरफेस विंड को मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है। ये हम लोग ने समझ लिया हाईयांग 2C के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग अगले मिशन पे बात करते हैं जिसका नाम है क्रू 1 मिशन। देखिए एक तरह का ये मैन स्पेस मिशन है, जैसे कि हम लोग ने गगनयान में पढ़ा था मैन स्पेस मिशन, वो भी था जिसको भेजा जाएगा भारत के द्वारा। तो जो ये मिशन है वो नासा कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम का पार्ट है और इस प्रोग्राम में नासा और स्पेस एक्स मिलकर इसको कंडक्ट कर रहे हैं। इसमें देखिए 4 एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ठीक है। इसके लिए जो स्पेस क्राफ्ट यूज किया जाएगा वो होगा स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट, जिसको कि हम रेसिलियंस नाम से भी जानते हैं। अब देखिए जो ये पूरा मिशन है ये कॉमर्शियल मिशन है, क्योंकि देखिए नासा और प्लस स्पेस एक्स, क्योंकि स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है जो कि स्पेस को लेकर काफी डेवलपमेंट के लिए उसके अपने इनिशिएटिव ले रहा है, अलग अलग मिशन पे भेज रहा है। ठीक है। तो एक तरह का ये कॉमर्शियल मिशन है जो नासा और स्पेस एक्स मिलकर कर रहे हैं। अब बात अगर ये उठती है कि अभी तक मैन्ड स्पेस मिशन किस किस देशों ने भेजा है या कौन कौन कैपेबल है मैन्ड स्पेस मिशन कंडक्ट कराने में, तो देखिए यूएस है, रशिया है, चाइना है। ये हम लोगों ने गगनयान मिशन में ऑलरेडी जाना था।
कि ये 3 कंट्री ऑलरेडी कैपेबल हैं मैन्ड स्पेस मिशन कंडक्ट कराने में, क्योंकि ये ऑलरेडी करा चुके हैं। चौथा हो सकता है हमारा भारत कैपेबल हो जाए, गगनयान मिशन अगर सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता है, रन कर जाता है, कंडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्रू 1 मिशन जान लिया, हालांकि आपको सही से रिलेट कर लिए होंगे और याद भी रहेगा, क्योंकि गगनयान मिशन में भी हम लोग मैन्ड स्पेस मिशन पढ़े थे और ये भी मैन्ड स्पेस मिशन ही है एक तरीके से। चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक पे बात करते हैं, मीथेन पावर्ड रॉकेट इंजन। देखिए इसरो ने 2 इंजन डेवलप किए हैं, LOX मीथेन इंजन। बेसिकली जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो एज अ ऑक्सीडाइजर काम करेगा और जो मीथेन है वो एज अ फ्यूल काम करेगा। अब देखिए होता क्या है, ऑक्सीडाइजर जो होता है वो एक टाइप का केमिकल होता है। हमें फ्यूल को बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीडाइजर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब तक हम फ्यूल को बर्न नहीं करेंगे तो उससे हम एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएंगे। सो एनर्जी जनरेट करने के लिए हमको फ्यूल को बर्न करना होता है, जिसके लिए हमें ऑक्सीडाइजर चाहिए होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको कैरी करके स्पेस में ले जाते हैं, क्योंकि स्पेस में हमको ऑक्सीजन नहीं मिलता है और अर्थ में हमको जनरली ऑक्सीजन मिल जाता है, जिससे हम बर्न कर सकते हैं मल्टीपल चीजें। मोस्ट ऑफ बर्निंग जो हम करते हैं वो ऑक्सीजन से ही कर लेते हैं, और जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में इजीली अवेलेबल हो जाता है। सो हालांकि स्पेस में किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर नहीं होता है और ना ही ऑक्सीजन होता है, ना ही ऑक्सीडाइजर, तो हमें खुद का एक ऑक्सीडाइजर ले जाना पड़ता है कैरी करके, सो डैट कि हम जो हमें नीड है वहां हमारी फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो हम लोग ने ये समझा। अब चलिए समझते हैं कि हम मीथेन को ही एज अ फ्यूल क्यों यूज कर रहे हैं। देखिए मीथेन को हम बहुत इजीली बना सकते हैं स्पेस में, किसकी हेल्प से, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से हम बहुत इजीली स्पेस में इसको बना सकते हैं। इसीलिए एक रीजन ये भी है कि मीथेन का हम यूज कर रहे हैं एज अ फ्यूल। और जो मीथेन है वो टॉक्सिक नहीं है और इसका स्पेसिफिक इंपल्स हाई होता है, मतलब कि 1 केजी गैस 1 केजी मास को ज्यादा टाइम तक के लिए लाइफ दे सकती है। ठीक है, तो ये हम लोग ने समझा कि मीथेन क्यों यूज किया जा रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव है उसके पीछे, तो ये सब हमने जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब जानते हैं इसरो करंटली क्या यूज कर रहा है। देखिए इसरो जो है वो अनसिमेट्रिकल डाइमेथाइल हाइड्राजाइन एज अ फ्यूल यूज कर रहा है और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड एज अ ऑक्सीडाइजर यूज कर रहा है। और अनसिमेट्रिकल डाइमेथाइल हाइड्राजीन और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड ये लिक्विड स्टेज में यूज किया जा रहा है, जो कि हमारे PSLV और GSLV में ये स्टेज देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो ये फ्यूल है वो हाइड्राजाइन बेस्ड फ्यूल है और ये हाईली टॉक्सिक होता है और कैंसर कॉजिंग होता है। जैसे हमने देखा कि इसरो ने मीथेन एज अ फ्यूल यूज करने को सोचा है, डिसीजन लिया है, तो और मीथेन जो है वो नॉन टॉक्सिक है, तो एक ये बेटर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा जो कि टॉक्सिक नहीं है और हमारे लिए सही भी होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं वन वेब सैटेलाइट्स के बारे में। देखिए भारतीय ग्लोबल और वन वेब ने अनाउंस किया है कि वो एक 36 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगी लो अर्थ ऑर्बिट में, और ये वर्ल्ड में पहला लो अर्थ ऑर्बिट कॉन्स्टेलेशन बनाएगा। अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये टाउन्स में, कम्युनिटीज में और जो अनकनेक्टेड अंडर कनेक्टेड है, मतलब कि रिमोट एरिया समझ लीजिए आप, वहां पे ये इंटरनेट सुविधा पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सो बेसिकली इनका यही एम है कि किसी तरीके से जो वंचित रह गए हैं इंटरनेट से, उन तक इंटरनेट पहुंचाना, सो डैट कि वो भी उस चीज का उपयोग कर पाएं। और इनका एम है कि हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करा सके अपने सैटेलाइट से इंडिया को 2022 तक। ठीक है, सो बेसिकली इन शॉर्ट इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो वंचित रह गए हैं इंटरनेट से, जहां पे इंटरनेट सुविधा नहीं है, वहां तक इंटरनेट इनको पहुंचाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगले मिशन की बात करते हैं, जिसका नाम है BSC-2 मिशन। देखिए ये जो मिशन है वो लूनर मिशन है। बेसिकली इसराइल ने इसको लॉन्च किया है और बेयरशीट मतलब होता है जेनेसिस, की मतलब की ओरिजिन। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट था इसमें 3 स्पेस क्राफ्ट इनको भेजना है, और जिसमें कि इनका एम है कि ये एक अनमैन्ड क्राफ्ट को लैंड करवाएंगे मून पे 2024 तक। और इससे पहले इन्होंने एक सेम मिशन इसी तरीके से किया था, जिसमें कि इनका मिशन क्रैश कर गया था लूनर सरफेस पे। सो बेसिकली ये एक हमारे चंद्रयान मिशन की तरह ही इनका भी एक मिशन है BSC-2, आप इससे रिलेट कर सकते हैं इसको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोगों का एक कोर्स लॉन्च हुआ है प्रारंभ, जिसमें कि हम 3 वे में अपने कोर्स को कवर करेंगे। पहला हमारा होगा बेसिक, जिसमें कि हम NCERT चैप्टर वाइज बुक्स को कंप्लीट करेंगे, उसमें क्लास 6 से लेकर 12 तक के लेसन्स को कंप्लीट करेंगे। एक इजी लैंग्वेज में पूरा कोर्स कंप्लीट किया गया है NCERT का उसमें, और साथ ही साथ उसमें NCERT बुक वाइज टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएंगी और उसमें बेसिक आंसर राइटिंग की क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। फिर हमारा आता है एडवांस, जिसमें कि हम 300+ आवर्स ऑफ वीडियो लेसन प्रोवाइड कराएंगे मेन सब्जेक्ट के। उसमें स्पेशल आंसर राइटिंग क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, आंसर राइटिंग क्लासेस, ऐसे राइटिंग क्लासेस प्लस टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, और 8 फुल लेंथ मेंस टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराए जाएंगे। और जो हमारा कोर होगा 500+ आवर्स ऑफ वीडियो लेसन होंगे प्राइम सब्जेक्ट्स के, और आपको साथ ही साथ
प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे ओनली आईएएस के, जो कि आपके घर तक पहुंचाया जाएगा होम डिलीवरी के थ्रू। और इसमें सीसैट की क्लासेस होंगी जो कि आपके हर संडे को कंडक्ट की जाएंगी, और आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जाएगी, सो दैट कि ये पूरा जो आप कोर्स कंप्लीट करेंगे अपने आप को एनालाइज कर पाएं कि आप कितनी आपकी तैयारी हुई है और कितनी बची है, और उसके बाद आप एनालाइज करके अपने आप को रिव्यू करके नई प्लानिंग जनरेट करें उसके अकॉर्डिंग, और अपने एग्जाम के लिए उस प्रकार तैयारी करें। ठीक है, इसको आप जल्दी से एनरोल कर लीजिए। आप लोग ओनली आईएएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट कि आपको कोई भी रिक्वायर्ड मटेरियल वहां से चाहिए होगा आपको इजीली मिल जाएगा, चाहे वो यूपीएससी से रिलेटेड हो, चाहे स्टेट पीसीएस से रिलेटेड हो, जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल होगा वहां से इजीली मिल जाएगा। द हिंदू एडिटोरियल का जो भी वीडियो आती है उसकी पीपीटी पीडीएफ वहां आपको इजीली मिल जाएगी, प्रीलिम बूस्टर की पीडीएफ इजीली मिल जाएंगी, और अन्य जो यूट्यूब में वीडियो आती है उसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से इजीली मिल जाएंगी। और कोई भी वीडियोस अगर अपलोड होती है तो उसकी कॉन्टिन्यूसली आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, इसलिए आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वीडियो आपके लिए आई है और किस वीडियो को आप देख सकते हैं। सो प्लीज इसको जाके ज्वाइन करें ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल में ही नासा ने पैनस्टार्स-1 टेलीस्कोप से एक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया अर्थ के पास, और इस ऑब्जेक्ट को नासा ने समझा कि वो एक एस्ट्रॉइड है, और जिसका नाम इन्होंने रख दिया था 2020 एसओ। बट बाद में साइंटिस्ट ने इसको कंक्लूड ये किया कि 2020 एसओ जो है वो एक रॉकेट बूस्टर है, जो कि सर्वेयर स्पेस क्राफ्ट का रॉकेट बूस्टर था, और मून पे लैंड कराने के लिए, सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए 1966 में भेजा गया था। बट जो ये मिशन भेजा गया था मून पे नासा के द्वारा, ये फेल हो गया था, क्योंकि जो ये स्पेस क्राफ्ट था ये एक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, और जिसके कारण ये क्रैश कर गया मून के सरफेस पे, और जो इसका रॉकेट बूस्टर था वो सन के अराउंड रिवॉल्व करने लगा। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं CMS-1 के बारे में। देखिए, ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-50 के द्वारा, और ये जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। सो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये सी बैंड के थ्रू कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराएगा इंडिया के मेन लैंड को और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को एटलीस्ट 7 ईयर्स के लिए। और जो ये CMS-1 है ये GSAT-12 को रिप्लेस करेगा, इसकी जगह ये वर्क करेगा। ठीक है, हम लोगों ने जाना CMS-1 के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पोटेंशियल रेडियो सिग्नल के बारे में। सो हुआ क्या है, पहली बार साइंटिस्ट ने रेडियो सिग्नल डिटेक्ट किया है एक्सोप्लैनेट से, जो कि हमारे सोलर सिस्टम से 51 लाइट ईयर अवे है, और जो एक्सोप्लैनेट है ये वो टाउ बूट्स स्टार सिस्टम में लोकेट करता है। अब देखिए, जो टाउ बूट्स स्टार सिस्टम है उसमें बाइनरी सिस्टम है और उसमें एक्सोप्लैनेट्स हैं। सो ये जो बाइनरी स्टार सिस्टम है बेसिकली ये 2 स्टार्स हैं, और इसके अराउंड एक्सोप्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक्सोप्लैनेट्स के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है कि एक्सोप्लैनेट्स वो होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर होते हैं, उन्हें हम एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। अब देखिए, जो सिग्नल्स हमने रिसीव किया है नीदरलैंड में स्थित लो फ्रिक्वेंसी एरे रेडियो टेलीस्कोप है, उसके द्वारा हमने ये सिग्नल्स रिसीव किया है। ठीक है, अब जो ये रेडियो वेव्स हैं इसके जरिए हम उस एक्सोप्लैनेट्स के मैग्नेटिक फील्ड को हम जान पाएंगे, उसको समझ पाएंगे और अच्छे से, और ये हमें ये भी हेल्प करेगा कि हम उस प्लैनेट के इंटीरियर को समझ पाएंगे, उसके एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टीज को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अरोरा बोलेरिस के बारे में। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि अरोरा होता क्या है। सो अरोरा जो होता है वो एक लाइट होती है जो कि हमें स्काई में देखने को मिलता है, और यूजली ये हमें पोलर रीजन्स में देखने को मिलते हैं। पोलर रीजन्स जैसे आपके आर्कटिक, अंटार्कटिक रीजन्स हो गए, या यूरोप में हाई लैटिट्यूड रीजन्स जो हो गए वहां भी हमें देखने को मिलते हैं, और यूएस के कुछ पार्ट्स में भी हमको ये देखने को मिलते हैं। अब जो ये लाइट है मैंने आपको बताया कि स्काई में देखने को मिलता है ये, इसीलिए इसको पोलर लाइट्स भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये पोलर रीजन्स में देखे जाते हैं। देखिए, अरोरा 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है अरोरा बोलेरिस और एक होता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अरोरा बोलिस आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें देखने को मिलते हैं, जो कि नॉर्दर्न लाइट से भी जाने जाते हैं, और जो अरोरा ऑस्ट्रेलिस है वो हमें सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलते हैं, जो कि सदर्न लाइट से भी जाने जाते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ऑरोरा फॉर्म कैसे होता है। देखिए, सन के कोरोनल पार्ट से कोरोनल मास का इजेक्शन होता है। ठीक है, सो ये जो कोरोनल मास है ये एक चार्ज पार्टिकल का क्लाउड है, और ये जो कोरोनल इजेक्शन है ये इतनी हाई स्पीड से अर्थ की तरफ जाता है कि अर्थ के बहुत नजदीक पहुंच जाता है। ठीक है, बट जब ये अर्थ के पास पहुंचता है, अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण ये जो कोरोनल मास इजेक्शन है ये डिफ्लेक्ट हो जाता है, और जब ये डिफ्लेक्ट होता है तो जो हमारा पोलर रीजन है, मतलब कि जो हमारा पोल है, यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत वीक होती है, जिसके कारण ये जो कोरोनल मास इजेक्शन है ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसियस हैं उससे इसका कोलिजन होता है, और कोलिजन होने के बाद ये ऑरोरा लाइट फॉर्म होती है।
ठीक है, जो लाइट फॉर्म होती है इसी कोलिजन के कारण होता है। अब जो गैसियस मैंने आपको बोला, जो गैसियस होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो ये सब है, इन्हीं गैसियस से ये कोलिजन होके ये ऑरोरा लाइट्स फॉर्म करती है। ठीक है, तो हम लोगों ने समझ लिया ऑरोरा लाइट्स कैसे फॉर्म होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है टर्मिनेटर टेप। अब इसको जानने से पहले हम लोग जानेंगे डेब्रिस क्या होता है। देखिए, हम लोग स्पेस में कई सारे सैटेलाइट्स को भेजते हैं और वो सैटेलाइट जब फंक्शन करना बंद कर देता है, मतलब कि डिसफंक्शनल हो जाता है, सो वो किसी यूज़ का नहीं रह जाता। ठीक है? तो जब वो स्पेस में किसी यूज़ का नहीं रह गया तो वो वेस्ट हो गया। अब उसी वेस्ट को, मतलब वो जो एक कचरा बन जाता है जो, उसी वेस्ट को हम डेब्रिस कहते हैं। जब किसी भी सैटेलाइट को हमने स्पेस में भेजा है और उसकी जो लाइफ़ है, क्योंकि हर सैटेलाइट की एक लाइफ़ होती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो जब उसकी लाइफ़ खत्म हो जाती है, तो वो स्पेस में किसी यूज़ का नहीं रह जाता है। तो जब वो किसी यूज़ का नहीं रह गया, तो उसी वो वेस्ट हो जाता है और उसी को हम डेब्रिस कहते हैं। ठीक है? अब जैसे हमारे हो गए नॉन फंक्शनल स्पेसक्राफ्ट, अबैंडन्ड लॉन्च व्हीकल स्टेजेस जो हो गए, तो ये सब हमारे डेब्रिस हैं। ठीक है? और स्पेस डेब्रिस जो होते हैं, वो हमारे फ्यूचर मिशन के लिए काफ़ी दिक्कत पैदा कर सकते हैं और काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं वो हमारे मिशन को लॉन्च करने के लिए। ठीक है? सो उसी इसी सब को देखते हुए एक टिथर अनलिमिटेड कंपनी है, जिन्होंने एक ईज़ी सॉल्यूशन डेमोंस्ट्रेट किया है, सो दैट कि सैटेलाइट्स जो वहाँ जा रही हैं और जो वेस्ट हो जा रही हैं, मतलब कि उनकी लाइफ खत्म हो जा रही है और देन ऑल्सो वहाँ पे वो रिवॉल्व कर रहे हैं, सो उनको वहाँ से कैसे निकाला जाए। तो उसी का एक सॉल्यूशन इन्होंने निकाला है, टर्मिनेटर टेप। ठीक है? अब ये जो टर्मिनेटर टेप है, वो एक स्मॉल मॉड्यूल है, नोटबुक जितना बराबर है इसका साइज़, और जो इसका वेट है वो 2 पाउंड से भी कम है। ठीक है? सो बेसिकली होगा क्या, ये आपका सैटेलाइट है और जो आपका टर्मिनेटर टेप है, इसमें एक कंडक्टिव टेप हो लगी होगी। ये एक कंडक्टिव टेप से अटैच होगा जो कि 230 लॉन्ग फीट होगी और ये सैटेलाइट के एक्सटीरियर पार्ट से अटैच होगा। ठीक है? सो इसमें एक टाइमर सेट कर दिया जाएगा टर्मिनेटर टेप में कि 1 साल बाद, मान लीजिए ये सैटेलाइट की एज है 1 ईयर, ठीक है? अब 1 ईयर बाद ये डिसफंक्शनल हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि इसमें एक हम टाइमर लगा दें कि 1 साल बाद ये एक्टिव हो जाए, ठीक है? सो ये होगा क्या, जब इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी इस सैटेलाइट की, तो जो ये कंडक्टिव टेप है इसके थ्रू इसको सिग्नल मिलेगा। इसके थ्रू इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलेगा एक्टिव होने का। तो ये जब एक्टिव होगा तो ये एक ड्रैग फोर्स क्रिएट करेगी और ड्रैग फोर्स क्रिएट करने के बाद ये अपने ऑर्बिट से नीचे जाना शुरू कर देगी। सो जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से इंटरैक्ट करेगी, ये जो सैटेलाइट है ये बर्न हो जाएगा, जल के राख हो जाएगा। ठीक है? तो ये काफ़ी बेहतरीन सॉल्यूशन लग रहा है और कंपनी का ये भी कहना है कि काफ़ी इफेक्टिव और इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा इसको रन कराने में। ठीक है? तो हम लोग ने ये बेसिकली यही जाना कि टर्मिनेटर टेप है जो कि डेब्रिस को हटाने में काम आएगा और उसमें एक कंडक्टिव, उसमें टर्मिनेटर टेप अटैच रहेगा उसके एक्सटीरियर पार्ट से, जो कि एक ड्रैग फोर्स क्रिएट करेगा उसके डिसफंक्शनल के बाद, और ड्रैग फोर्स क्रिएट करने के बाद वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में आना शुरू करेगा और जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर से इंटरैक्ट करेगा, वो जो सैटेलाइट होगा वो बर्न हो जाएगा, जल के राख हो जाएगा। ठीक है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सुपर कैम के बारे में। जो ये सुपर कैम है, ये नासा ने मार्स रोवर 2020 में लगा के भेजा है मार्स पे, और जो ये सुपर कैम है ये स्टडी करेगा वहाँ के रॉक्स की, मतलब कि मार्स के रॉक्स की, और ये पता लगाएगा कि क्या मार्स पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है या पहले पास्ट में कभी वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट की है। ठीक है? अब देखिए, सुपर कैम के द्वारा कैमरा, लेज़र, स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करके मिनरलॉजी और केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे 7 मीटर दूर से ही। ठीक है? चलिए अब सुपर कैम के बारे में जानते हैं। देखिए, जो ये सुपर कैम लेज़र है, ये दूर से ही डस्ट को रिमूव कर सकेगा, सो दैट सुपर कैम के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो क्लियर व्यू रिसीव कर पाएँ। ठीक है? अब देखिए, जो ये लेज़र है, ये पेंसिल के पिन पॉइंट से कोई छोटी चीज़ होगी ना, सो उसको भी स्टडी कर सकेगा। मतलब ये इतना कैपेबल होगा। ठीक है? मतलब कि पेंसिल की जो पिन पॉइंट होती है, उससे भी कोई एकदम छोटी चीज़ होगी ना, उसकी भी ये स्टडी कर सकेगा। और जो ये लेज़र है वो रॉक टेक्सचर और केमिकल्स की स्टडी करेगा और साथ ही साथ डस्ट में कौन से एलिमेंट्स हैं उसकी भी ये स्टडी करेगा, सो दैट हम फ्यूचर में कभी अपने ह्यूमंस को मार्स में भेजें तो हमें ये पहले ही पता चल जाए कि मार्स पे कोई हार्मफुल पार्टिकल्स हैं कि नहीं, सो दैट कि हमें ये चीज़ पता हो ह्यूमंस को भेजने से पहले कि वहाँ पे कोई हार्मफुल पार्टिकल्स तो नहीं है।
ठीक है। और जो ये लेजर है वो एयर को भी मेजर करेगा सो दैट साइंटिस्ट को ये पता चल पाए कि एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स, वाटर, आइस और डस्ट ये मार्स पे कैसे एब्जॉर्ब करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं सोलर रेडिएशन को। ठीक है। सो बेसिकली ये जो सब रिसर्च होगी, स्टडी करेगा ये, इससे साइंटिस्ट को ये हेल्प मिलेगी कि वो ये पता लगा पाएंगे कि मार्स का वेदर कैसा होगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं मार्स 2020 रोवर के बारे में भी। देखिए जो रोवर होता है ना, वो एक व्हीकल होता है। बेसिकली जब हम किसी लैंडर को भेजते हैं किसी प्लैनेट पे, मान लीजिए जैसे मार्स है आपका, तो हमने एक लैंडर भेजा वहां पे, तो वो जो लैंडर होता है ना, वो रोवर को लैंड करवाता है वहां पे। और रोवर जो होता है वो एक तरीके से व्हीकल होता है और जो स्टडी करता है। सो नासा ने 30 जुलाई 2020 में मार्स 2020 रोवर लॉन्च किया था और ये 18 फरवरी 2021 को लैंड कर गया था मार्स पे। ठीक है। अब जो ये रोवर है वो मार्स की जियोलॉजी को समझेगा और एक्सप्लोर करेगा कि मार्स में लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है कि नहीं, क्या और या पास्ट में कभी लाइफ एग्जिस्ट की है कि नहीं। ठीक है। और ये रॉक और सॉइल को कलेक्ट करेगा और उनको स्टोर करेगा सो दैट फ्यूचर में इनको अर्थ में लाया जा सके। ठीक है। देखिए मार्च 2020 के द्वारा न्यू टेक्नोलॉजी का टेस्ट किया जाएगा सो दैट कि हम कभी फ्यूचर में अगर ह्यूमंस को भेजते हैं मार्स के एक्सप्लोरेशन के लिए तो उस टेक्नोलॉजी को हम यूज कर सकें। ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नासा ने और भी मिशंस भेजे हैं मार्स में, जो कि यहाँ पे मेंशन है आपके, मार्स मिशन बाय नासा, यूएसए मैरिनर मिशन 1965। तो ये सब आप देख लीजिएगा एक बार। सो आज के लेक्चर में हम लोग ने GSAT-30 को कवर किया, हायांग 2C को कवर किया जो कि चाइना का थर्ड ओशन मॉनिटरिंग सैटेलाइट है, और क्रू 1 मिशन को भी कंप्लीट किया हम लोगों ने, जो कि नासा और स्पेस एक्स मिलकर कोलैबोरेट करके इस मिशन को लॉन्च किए हैं। और जो मीथेन पावर्ड इंजन रॉकेट डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा, उसके बारे में भी जाना हम लोगों ने। वन वेब सैटेलाइट के बारे में भी जाना, बियर शीट 2 के बारे में भी जाना जो कि इसराइल का लूनर मिशन है, और पैन स्टार्स 1 टेलीस्कोप के बारे में भी जाना हम लोगों ने। CMS-1 के बारे में भी जाना, ऑरोरा लाइट्स के बारे में भी समझा हम लोगों ने, कैसे लाइट फॉर्म होती है। और टर्मिनेटर टेप के बारे में भी जाना, जिसमें कि हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से ये हेल्पफुल होगा हमारे लिए स्पेस डेब्रिस को क्लियर करने के लिए। और हम लोगों ने सुपर कैंप के बारे में भी जाना। ठीक है। तो हम लोग अगले पार्ट में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।